की थी उसको देख लेंगे। उसके बाद यूएमएल डायग्राम, जो बेसिकली मेन जो चीज़ है ना, जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई बनाते हो प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर यूएमएल डायग्राम का बहुत ज़्यादा रोल है। और उसके बाद इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो इनिशियलाइजर लिस्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको मैंने इनिशियलाइजर लिस्ट के बारे में कुछ बात की थी, आपको अगर याद हो तो। किसी को याद है वो क्या बात थी? इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज इनिशियलाइजर लिस्ट? क्या होती है कंस्ट्रक्टर विद इनिशियलाइजर लिस्ट? क्या होती है, किसी को पता है? नहीं, किसी को भी नहीं पता? सर वो जीरो या नल पीटीआर करके जो पास करते हैं। नहीं, नल पीटीआर करके पास नहीं, मतलब कोई वैल्यू दे के पास करना, ठीक है ना। इनिशियलाइज करके पास करना मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 रख रहे हैं और b इज इक्वल टू 9, लेट सपोज, ठीक है, या 0 भी। स्क्रीन ही शो रही सर। ओके सॉरी, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। तो आप कोई वैल्यू से पहले उसको इनिशियलाइज कर दें, उससे फिर फायदा ये था कि हमें ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत नहीं थी। इस तरह से जो है ना, कोई वैल्यू उसमें पहले से असाइन करना। ये एक एग्जांपल पहले से कार का पड़ा हुआ है, मैं इसी के अंदर ही वो एडिटिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको हम कह रहे थे कि ये जो है कंस्ट्रक्टर जो है ये इनिशियलाइज लिस्ट का है, क्योंकि इसमें अगर तो हमने अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जरूरत ही नहीं है हमें। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यही वाला कंस्ट्रक्टर जो है ना ये हमारे लिए काफी हो जाएगा। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको इधर कैसे काफी होगा, अगर तो ये सारा खत्म कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। कार, और मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं ओबीजे, ओबीजे, ठीक है। तो भी ये मुझे अलो करेगा अगर कार obj1 और एक पैरामीटर इसमें पास करूं, तो भी ये मुझे अलो करेगा कार ob ट्रू और इसमें 2 पैरामीटर पास करूं, ठीक है, तो भी ये मुझे अलो करेगा। क्यों अलो कर रहा है? इसलिए अलो कर रहा है क्योंकि मैंने इधर इनिशियलाइजर लिस्ट बना दी हुई है। अच्छा, इनिशियलाइजर लिस्ट में ना बेसिक जो चीज है वो हमने मिस की थी। अगर तो मैं इधर कांस्टेंट एक वेरिएबल बनाता हूँ, हमारे एक प्रोग्राम में हमें कांस्टेंट बनाने की जरूरत पड़ती है, आपको पता है वेरिएबल भी कांस्टेंट बन सकते हैं। फ्लोट और इसकी वैल्यू लेट सपोज y है। अब इस y को ना हमने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। आपको ये तो पता है कि कांस्टेंट जो वैल्यूज होती हैं वो आप एक ही दफा इनिशियलाइज करते हैं, ये आप सब लोगों को पता है पहले से। अब इशू ये है कि ऐसी चीजों में ना यहाँ पे देखें एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि भाई आप जो बात कर रहे हैं एक तीसरा पैरामीटर जाएगा इसमें, एक तो चीज फर्ज करें इसको हम खत्म कर देते हैं डिस्प्ले को, इसकी जगह पे y डाल देते हैं, ठीक है ना। अब इशू ये है कि 2 पैरामीटर हैं, ठीक है। एक पैरामीटर जो, या बल्कि एक काम करते हैं, ये जो डिस्प्ले था ना इसी को जो है वो कांस्टेंट कर देते हैं, बजाय इसके कि पूरा नया रोलर डालें, इसी को कांस्टेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है, एरर इस वजह से दे रहा है कि प्रोवाइड नो इनिशियलाइजर फॉर कांस्टेंट मेंबर। ये क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि ये एरर क्यों आ रही है, वजह क्या है इसकी एरर की? कोई बता सकता है? किसी को कोई समझ में आ रही है चीज की एरर क्यों आ रही है? सर यहाँ पे हमने कांस्टेंट फ्लोट लिया हुआ है, वहाँ पे हम सिर्फ फ्लोट भेज रहे हैं पैरामीटर। नहीं नहीं, ये तो देखो ना, ये तो वैल्यू है ना, वैल्यू तो हम कोई भी दे सकते हैं ना, इस वजह से एरर नहीं दे रहा, इस वजह से एरर नहीं दे रहा। आप इसको कांस्टेंट करते हैं फिर भी एरर देगा। एरर किस वजह से दे रहा है? ये फिर भी एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है? एरर की वजह ये है कि आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू जो है ना, कांस्टेंट वेरिएबल कब इनिशियलाइज होता है? जब वो क्रिएट होता है, उसी वक्त हम उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब इशू ये है कि यहाँ पे लिखा है, ये हम क्या कर रहे हैं? असाइनमेंट कर रहे हैं। असाइनमेंट का मतलब क्या है कि ये वेरिएबल मेमोरी में पहले बन चुका है। क्या ये वेरिएबल मेमोरी में पहले बन चुका है? तो कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी हम ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम क्लास के अंदर एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं उसको हम इनिशियलाइज कर ही नहीं सकते? नहीं। मसला समझ में आ रहा है कि मसला क्या? मसला ये है कि ये जो वेरिएबल है इसको हम इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे कंस्ट्रक्टर में। अब इशू ये है कि क्यों नहीं कर पा रहे? इशू ये है कि ये जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू को कभी भी आप ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले ही, क्योंकि मसला ये है कि ये लाइन जब चल जाती है ना,
इसका मतलब है आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस कंस्ट्रक्टर से पहले ही इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीकेकार है कि आप यहाँ पे लगाएं कॉलन और यहाँ पे लिखें डिस्प्ले और इसमें पास कर दें बी, ये इधर से खत्म कर दें। अब ये क्या कहानी हुई, ये कहानी ये है, ये एक नया सिंटेक्स है जो आपने पहले नहीं सीखा, ठीक है। क्या है, कॉलन लगा के हम वैसे जो है ना ये वेरिएबल अगर कांस्टेंट ना भी हो तो भी हम ये काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये काम हम डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, डिस्टेंस और इसके अंदर ए पास करते हैं, तो ये हम उसके लिए भी कर सकते हैं। हम कंस्ट्रक्टर के बाहर ही वैल्यू दे सकते होते हैं, बट नॉर्मली ये वैल्यू जो देते हैं ना इस तरह से वो देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल होने के साथ ही ये जो वैल्यू है ना ये इसकी इनिशियलाइज हो जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है डिस्प्ले इज इक्वल टू बी। बट अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ सोचें, डिस्प्ले क्या है, एक फ्लोट टाइप का ऑब्जेक्ट है, फ्लोट भी कोई क्लास होगी ना पीछे बैकएंड पे, तो फ्लोट का ऑब्जेक्ट है उसमें हम बी पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू उससे इनिशियलाइज हो रही है। तो असल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मेमोरी बनाने से पहले ही इधर क्या हो रहा था, मेमोरी बन चुकी होती थी, हम क्या कर रहे हैं इधर मेमोरी बना के साथ ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो जब भी आपको कांस्टेंट वैल्यू कोई इनिशियलाइज करनी होती है तो आप इस तरह से जो है ना कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एक वैल्यू आप जो है ना वो इधर लिख दें, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था ये एक नॉन कांस्टेंट वेरिएबल है, नॉन कांस्टेंट वेरिएबल, और ये कांस्टेंट वेरिएबल है, तो आप इसको जो है ना इधर चेंज कर सकते होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना वो लिखते हैं, इसको कहते हैं, ये हमारे इनिशियलाइजर लिस्ट वाला ही तरीका है, बट ये है कि इसमें हमने साथ में ना कॉलन लगा दी है और साथ में वैल्यू पास कर दी है। तो ये इनिशियलाइजर लिस्ट है ना तकरीबन हम यूज करते हैं फॉर कांस्टेंट वैल्यूज। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको हमने अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट देनी है, मिसाल के तौर पे अगर हम एक सर्किल का जो है ना वो फाइंड कर रहे हैं फार्मूला, तो आपको पता है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू तो फिक्स होती है 3.14। तो हम यहाँ पे इसको कैसे इनिशियलाइज करेंगे, इधर 3.14 जो है ना वो इसमें बाय डिफॉल्ट डाल देंगे। लेट सपोज ये जो बी है इसमें बाय डिफॉल्ट 3.14 डाल देंगे। अब जब भी जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिस्प्लेसमेंट के अंदर बी चला जाएगा, ठीक है ना, अगर ये डिस्प्लेसमेंट पाए होता तो कांस्टेंट वैल्यूज को हम इस तरह से इनिशियलाइज करते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है जी। एनी क्वेश्चंस? अच्छा, अगर इसमें आपको क्वेश्चन नहीं है तो अब हम आ जाते हैं यूएमएल डायग्राम पे। यूएमएल डायग्राम क्योंकि बोर्ड तो मेरे पास है नहीं, तो मैं एक टूल जो है वो उसको यूज कर लेता हूँ। आप लोग भी कोई भी टूल यूज कर सकते हैं, मर्जी है, बट एक मैंने टूल देखा था सवेरे, वो पता नहीं इधर आ नहीं रहा है, ड्रा एप्स, बहरहाल वो टूल तो शायद नहीं आ रहा। वो बड़ा जबरदस्त टूल लग रहा था मुझे। बहरहाल इधर वैसे ऑनलाइन तो और भी पड़े हुए हैं काफी ज्यादा, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये यूएमएल डायग्राम क्रिएट करने के लिए है टूल, ठीक है ना। इसमें आप यूएमएल डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं ऑनलाइन यूएमएल डायग्राम टूल। आपको काफी सारे जो टूल है ना वो मिल जाएंगे इसमें, जिसपे आप वो ऑनलाइन काम कर सकते हैं, ठीक है। यूएमएल और ये भी एक टूल है, ये भी एक टूल है। तो कोई भी एक टूल जो है ना इनमें से किसी को भी यूज करना स्टार्ट कर लें, वरना मेरे पास जो लिंक पड़ा हुआ है वो भी मैं आपको इधर शो कर दूंगा। वो आप उसमें जो है ना वो ये ट्राई नाउ करेंगे ना तो वो आपको उस पर ले जाएगा और आप उसको काम करेंगे। ये फिर ये तो खैर डाउनलोड करने के लिए कह रहा है, बट मैंने जो बनाया है वो ऑनलाइन बनाया हुआ है, कि वो भी मुझे इधर मिल नहीं रहा है ऑनलाइन वाला। खैर आप कर सकते हैं ऑनलाइन टूल, में आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूंगा इधर ही पोर्ट साइड पे। तो आप उन टूल को यूज करके बना सकते हैं। विजियो जो है ना नॉर्मली यूज होता है, विजियो को अगर आप डाउनलोड कर लें या वैसे ही जिस पे आप बनाना चाहें, मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पेज पे बनाना चाहते हैं पेज पे बना लें, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे यूएमएल का टूल नहीं सीखना, हमने यहाँ पे ऊप सीखनी है। अब यूएमएल क्या है, यूएमएल का मतलब होता है यूएमएल या क्लास डायग्राम कहते हैं उसे, क्लास की डायग्राम, ठीक है ना। यूएमएल का एक फुल फॉर्म भी होता है, ठीक है ना, वो मुझे हमेशा भूल जाता होता है। यूएमएल का फुल फॉर्म जो है पता नहीं, एक नाम है एक उसका,
पता नहीं हाँ यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो असल में इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि आपने जो क्लासेस बनानी है ना, अभी देखो अभी तक मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम उसमें ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अभी मिड टर्म से पहले जितना भी हमने पढ़ा है सारा हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, फिर उसके अंदर ओवरलोडिंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं, डिस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं, डीप कॉपी शैलो कॉपी की बात की थी। अब हम आ रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मुराद है कि अब हम मॉडल्स डिफाइन करेंगे, हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशनशिप देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे ना, एक क्लास बना रहे थे, अभी हम मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे। तो जब मल्टीपल क्लासेस बनाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका कोई रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। अब उनके रिलेशनशिप क्या है वो हम आहिस्ता से पढ़ेंगे। ये इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो अब वो आज हम कवर करेंगे। तो क्या है ये अभी बाद में देखते हैं, बट इस तरह से आपके पास कंपोजिशन, एग्रीगेशन ये भी चीजें हैं, पॉलीमॉर्फिज्म ये भी एक चीज है, ये हम आस्ते से पढ़ेंगे। ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के आपस में रिलेशनशिप है। क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, ये वजह है, जाहिर सी बात है वो मैं आपको आहिस्ता से बताता जाऊंगा। बट आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यूएमएल डायग्राम का मतलब होता है कि एक क्लासेस का आपस में लिंक होता है, और हर क्लास के अंदर कौन से मेंबर हैं, कौन से मेंबर फंक्शन हैं। तो ये सारे जो है ना वो एट्रीब्यूट्स या मेंबर फंक्शन, हम बात जो भी करें, मेंबर भी कहते हैं मैं, और मेंबर फंक्शन भी कहते होते हैं फंक्शंस को, ठीक है। मेंबर आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको मेंबर भी कहते होते हैं। तो जितनी भी चीजें हैं उन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए ना हम क्लास डायग्राम बनाते हैं या यूएमएल बनाते हैं, ठीक है ना। उससे हमें बहुत क्लियरिटी मिलती है। अब फर्ज करें आपने जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो सबसे पहले आपने क्लासेस आइडेंटिफाई करनी होंगी उसमें, फिर उसके एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करनी होंगी, फिर एक यूएमएल डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये एक पूरा स्टेप है। अगर आप फाल9 की वेबसाइट मेरी देख लें, उसमें वो सारे जो चीजें मैंने करवाई हुई हैं कि आप एक प्रोजेक्ट को देख के कैसे यूएमएल खुद से सारी बना सकते हैं। बट जाहिर सी बात है इतना टाइम हमारे पास अब नहीं है कि मैं आपको, क्योंकि ये आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में फिर से सीखेंगे, ठीक है ना, कि यूएमएल डायग्राम कैसे क्रिएट की जाती है। काफी और डायग्राम्स भी हैं जो आपको उसमें हेल्प करती हैं एक पूरा मॉडल क्रिएट करने में। फिर आपका काम होता है कि उस जो यूएमएल डायग्राम बनी है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना है आपने, ठीक है ना। तो अब ये काम कैसे करते हैं, अभी तो हम जाहिर सी बात है यहाँ में यूएमएल बनाना नहीं सीखेंगे कि यूएमएल हम एक मॉडल को देख के कैसे बनाएंगे। अभी तो आपको या तो बनी बनाई मिलेंगी या आपको कहेंगे कि ये एट्रीब्यूट है आप इसके यूएमएल बना लें, ठीक है ना। वो तो बहुत सिंपल सा काम होगा। बट हम अभी ऐसे क्वेश्चन देते नहीं है कि इसका यूएमएल बना के देखो, ये करो वो करो, ठीक है। बट आपको आना चाहिए, उन चीजों का पता होना चाहिए। खैर, अब यूएमएल डायग्राम में क्या होता है, क्लासेस का आपस में इंटरेक्शन। तो यूएमएल डायग्राम्स समझने के लिए आपको ये मैं एक इमेज मैंने खोली हुई है, ये मैं दिखा देता हूँ। अगर इस इमेज को हम जूम इन करें, ये जो बाकी लकीरें हैं इसको फिलहाल छोड़ दें आप, ठीक है। तो अगर आप ये डब्बा जो है ना, ये डब्बा, इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्से में क्लास का नाम है, ये एम्प्लॉय क्लास है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें एक और डब्बा है, ये डब्बा है एट्रीब्यूट्स के लिए, और ये डब्बा होता है फंक्शन वगैरह के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब एट्रीब्यूट्स को लिखने का एक तरीका है। पहले आप एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं और उसके बाद उसकी टाइप लिखते हैं कॉलन लगा के। अब प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि ये सारे एट्रीब्यूट्स पब्लिक हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूं कि यार ये एम्प्लॉय की क्लास जो है ना मुझे इंप्लीमेंट करके दिखाओ, तो ये बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट हो सकती है। क्या मतलब, आप एक एम्प्लॉय की क्लास बनाएंगे और ये एट्रीब्यूट जितने हैं ये सारे क्या हैं, प्लस हैं, इसका मतलब ये पब्लिक करेंगे। नेम उसका टाइप कैरेक्टर पॉइंटर है, आईडी उसका टाइप इंटीजर है। ये इस तरह से लिखने का तरीकेकार है, तो आपको इसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सैलरी डबल, ठीक है ना, डबल वेरिएबल है। उसके बाद इसमें कुछ फंक्शंस हैं। अब वो फंक्शन क्या है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम आता है और यहाँ पे उसकी टाइप होती है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी सी गलत है। मेरे ख्याल में जो वेरिएबल का टाइप होता है वो आप इधर भी लिखते हैं, ये रिटर्न टाइप होती है। ये कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर इज रिटर्न टाइप, ठीक है। यहाँ पे जो एन लिखा है ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है। यहाँ पे एन के साथ जो ना इसका टाइप भी आना चाहिए था, ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में, कि जैसे एन और उसके बाद अगर सेट नेम है तो कैरेक्टर पॉइंटर, और इसी तरह से ये इंटीजर, ये इंट क्या है, इसका रिटर्न टाइप है। और एन कॉलन इंट, इसका मतलब होता है कि आपका जो एन है जो पास हो रहा है वेरी पैरामीटर, क्योंकि मल्टीपल पैरामीटर पास हो सकते हैं ना इस सेट नेम के अंदर या कोई भी फंक्शन के अंदर, ठीक है। इस तरह से सैलरी है, सैलरी क्या करती है, सिर्फ डबल जो है ना वो वेरिएबल जो है ना वो आपको रिटर्न करती है, ठीक है ना। ये जो कॉलन लगे हुए हैं इसका मतलब है कि ये रिटर्निंग आपकी चीजें हैं, कि ये फंक्शन ये चीज रिटर्न करता है। अगर कोई फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो हम सिंपल वॉइड लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ब्रैकेट्स है ये मैंने गलत लगा दिए हैं, ये ब्रैकेट्स इस इंट के बाद आती हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी सी गलती हो गई है मेरे से, ठीक है।
बहरहाल बाकी जो चीजें हैं इसमें वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम यूएमएल डायग्राम और देखें, अगर हमें कोई नेट से अच्छी मिल जाए तो मैं यूएमएल डायग्राम एग्जाम्पल, अच्छा यूएमएल डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूएमएल डायग्राम जो है ना वो किसी लैंग्वेज में नहीं होती, मर्जी है आप उसको सी, ये अब ये देखे ना, इसमें तो अब प्लस माइनस की वो चीजें नहीं लिखी हुई, बट आपकी मर्जी है आप इसको कैसे भी लिखें। ठीक है, ये देखें ये कितने लिंक्स आपस में लगे हुए हैं। इसी तरह से जो मैंने बनाई हुई है, जो इधर डायग्राम बनाई हुई है, इसमें देखें इस क्लास का इसके साथ लिंक है, ये इस क्लास का इसके साथ लिंक है। ये क्या लिंक है ये भी डिफाइन करते हैं, बट ये लिंक है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने बनाई हुई है ये थोड़ी सी गलत है, बट इस तरह से मोरलेस बनती होती है। बस इसमें गलती क्या है, सिर्फ ये ब्रैकेट्स मैंने गलत लगाई हुई है। ठीक है, अच्छा जी, और ये जो एरो है ये मैंने गलत लगाए हैं, ये उल्टे लगते हैं। ठीक है, ये उल्टे लग जाते हैं, पता नहीं क्यों ये मैंने गलत लगाए हैं। वैसे ये बहुत ही अच्छा, ये हाँ, ये जो टूल है ना ऐप डायग्राम डॉट नेट, ये टूल है जिसमें मैंने ये डायग्राम बनाई है। तो ये जो टूल है बेहतरीन टूल है, आप इसको इस्तेमाल करें। ये ऑनलाइन आपको डायग्राम बनाना दिखा देगा कि आप किस तरह से जो है ना वो डायग्राम बना सकते हैं। ये कहता है कि आपको ये जो डायग्राम सेव करनी है ये कहाँ पे करनी है, तो ये आपकी मर्जी है, आप डिवाइस में कर सकते हैं। मैं डिवाइस में कर देता हूँ ब्लैंक डायग्राम में क्रिएट करना। ठीक है, और इस डिवाइस के अंदर ये मैंने एक, तो यूएमएल में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, तो यूएमएल डायग्राम ये है। इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी होंगी, आप एक क्लास उठाएं। ठीक है, ये क्लास है, देखें ये अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बिल्ट इन है, टाइप ये वो सारी चीज़ें। और ये 3 वाला मैंने उठाया था बल्कि, तो ये 2 वाला क्यों आया है? हाँ, ये देखें। ठीक है, टाइप टाइप टाइप, ठीक है ना, टाइप इसके क्या होना चाहिए, मेथड का जो टाइप है ना वो क्या होना चाहिए। मेथड का टाइप जो है, मैंने जो गलती की थी इधर एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय के फील्ड और टाइप, मतलब इधर नाम, क्या नाम है, लेट सपोज नेम, और टाइप इसका क्या होना चाहिए, नेम का टाइप क्या होता है, कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, तो खैर, अच्छा मेथड, अब मैं इसका लेट सपोज सेट मेथड आपको लिख के दिखा देता हूँ। सेट नेम, ठीक है, और उसकी टाइप क्या होगी, कैरेक्टर पॉइंटर होगा, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, ये इसमें पास होगा, और ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, इसका रिटर्न टाइप होगा वायर्ड। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको फ्लेक्सिबल है, काफी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरो शेरो चाहिए वो भी आपको इधर से मिल जाएंगे। इस तरह से आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं इसमें। ठीक है ना, ये ऐप डायग्राम जो है ये आप अपने पास में, आपको लिंक भी इधर इसमें सेंड कर देता हूँ। वैसे जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि साइड पे भी लिंक रख दूं, इस पे आप यूएमएल डायग्राम बना सकते हैं, इसमें इजीली बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं आपको ये एक जो अभी दिखा रहा था उसमें क्या था कि भाई नेम से और फंक्शन से कुछ, ठीक है ना, ओके, तो इसको सिंपल हम यूएमएल डायग्राम कहते हैं। बाकी यूएमएल डायग्राम कोई बड़ी नहीं होती। ठीक है ना, अब जैसे जैसे आपको मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाता जाऊंगा तो उनके रिलेटेड जो है ना जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे इनहेरिटेंस है तो उसको यूएमएल डायग्राम में कैसे शो करते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले समझ तो लेना कि इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, फिलहाल आपको यूएमएल डायग्राम का पता होना चाहिए कि इसके 3 हिस्से होते हैं एक डब्बे के। पहले में क्लास का नाम लिखते हैं, फिर एट्रीब्यूट्स के नाम, और उसके टाइप्स वगैरह इस तरह से लिखते हैं, और फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम, ठीक है ना, फंक्शन में मैंने कहा आपको कि मैंने एक छोटी सी चीज मिसिंग की है, वो इस तरह से लिखते हैं कि कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर और रिटर्न टाइप इसका वायर्ड है। ठीक है, अब यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें, वरना फिर मैं आगे आपको अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। नहीं, ओके, तो अब यहां तक अगर आपको क्लियर है तो अगली चीज हम आज डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है इनहेरिटेंस। देखिए ऊप जो है ना उसमें आपको मैंने अभी शशके वाले लफ्ज जो है ना वो नहीं बताए थे। अच्छा, ऊप के अंदर बेसिक पिलर होते हैं, 3 से 4 पिलर होते हैं ऊप के अंदर। सबसे पहली पहली चीज ये है कि हम बात करते हैं एब्स्ट्रक्शन की। एब्स्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है, अब उसके अंदर फिर एनकैप्सुलाइजेशन आ जाती है, काफी सारी चीजें आती हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली आपको ज्यादा अभी डिटेल से नहीं बताना चाहता, कि पहले एक दफा इनहेरिटेंस बता दूं, तो अगली क्लास में आपको मैं ये 4 पिलर जो है ना ऊप के बेसिक पिलर हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कि जहां भी आपको ऊप पूछी जाएगी ना पहले आपसे ये 4 कॉन्सेप्ट के बारे में पूछे जाएंगे। बट मेरा जो सिस्टम है मैं ये करता हूँ कि पहले आपको सिखा दूं कि ये चीजें क्या हैं, फिर उसको बताना बहुत ईजी है, नाम ही बता रहे हैं ना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि भाई एक एब्स्ट्रक्शन जो, सॉरी मैं बात कर रहा था एब्स्ट्रक्शन की। एब्स्ट्रक्शन मैंने आपको पहले बता दी थी कि आप क्या करते हैं,
एक प्रोजेक्ट है आपका, मैंने आपको बताया था स्कूल है, उसमें से जो चीजें आपकी काम की ना वो सिर्फ आप उठाते हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ आप उठाते हैं। क्या मतलब, अगर स्कूल है तो मैंने आपको बताया था कि फैन की क्लास भी बन सकती है, बट हमारे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में फैन की क्लास का क्या फायदा। तो जो जो चीजें हैं हम सिर्फ वो उठाते हैं। एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर जो गाड़ी को देखता है या एक घर को देखता है ना, तो वो उसमें देखता है कि इसका नक्शा किस तरह से बना हुआ है, वो किसी और एंगल से देख रहा होगा, ठीक है। आप किसी और एंगल से देख रहे हो, आप देखेंगे यार घर कंफर्टेबल कितना है, हवादार है या नहीं है, सस्ते में मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जो ऑनर है उसकी अपने सोच होगी, यार ये घर महंगे में जाए, जितना ज्यादा हो सके उतना महंगे में जाए, ठीक है ना, और उसमें मैं कोई नुक्स ना दिखा सकूं उन लोगों को जो खरीदने आए हैं। हर बंदा हर चीज को जो है ना डिफरेंट एंगल से देखता है, ठीक है ना। अच्छा, मैं जैसे टीचर हूँ ना, आप लोग मुझे देखते हैं एज ए टीचर, यूनिवर्सिटी मुझे एज ए एम्प्लॉय देखती है, मेरी फैमिली मुझे जाहिर सी बात है एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करती है। तो मेरा रोल हर जगह डिफरेंट है, बंदा मैं एक ही हूँ। तो एब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि हम अपनी मकसद की चीजें एक सिनारियो में से निकालें, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब है, इसको हम जनरलाइजेशन भी कहते हैं। ये मैं कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा आगे क्लियर करवाऊंगा अगली क्लास में, मैं आपको आज थ्योरेटिकली ज्यादा नहीं बताना चाहता। जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस का मतलब सिंपल पर्पस मतलब ये है कि अगर हमारे पास कहीं पे रिपीटिशन हो रही है, मिसाल की तौर पे मैं एक क्लास बनाता हूं एम्प्लॉय की, ठीक है, मैं अभी आपके सामने एक क्लास बनाता हूं, लेट्स सपोज दो क्लासें बनाता हूं, एक नहीं दो क्लास है। मैं एक क्लास बनाता हूं जिसमें मेरे पास एक टीचर है, लेट्स सपोज एक हावरली एम्प्लॉय है, ठीक है, हावरली एम्प्लॉय है। हावरली एम्प्लॉय का मतलब होता है कि, एक मिनट में ये फॉर्मेट अगर आपको देखने में ना आए तो फोन थोड़ा मैं बड़े कर देता हूँ। ओके, हावरली एम्प्लॉय के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या है। हावरली एम्प्लॉय के अंदर ये क्लास है जिसके अंदर मैं हावरली एम्प्लॉय, इसके अंदर एट्रीब्यूट लेट सपोज हैं कि नाम है इसके अंदर, ठीक है, एज है, ठीक है, सैलरी है, ठीक है, क्वालिफिकेशन है, और हावर्स हैं कि कितने हावर्स ये काम करता है, और हावरली पे है कि हावरली पे से कितनी मिलती है। आपके पास कुछ विजिटिंग टीचर होते हैं ना, उसको हावरली एम्प्लॉय कहते हैं कि वो पर हावर्स के हिसाब से जो ना पैसे लेते हैं। जैसे मैं परमानेंट एम्प्लॉय हूँ, इस तरह से एक एम्प्लॉय और भी होते हैं जिसको हम कहते हैं परमानेंट एम्प्लॉय। ठीक है, अब परमानेंट के अंदर भी यही होता है, नेम, एज, सैलरी, क्वालिफिकेशन। अब उसमें हावर्स और हावरली पे नहीं होती, उसमें सिंपल उसकी फिक्स पे होती है, ठीक है ना, जो जिसको अगर आप तकसीम करना चाहें तो बेसिक पे, ठीक है, प्लस अलाउंस होते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग क्लासें हैं। अब आप लोगों को इन दोनों क्लासों में कुछ सिमिलरिटी दिखने में आ रही है जी, आपको कोई इन दोनों क्लासों में कोई सिमिलरिटी दिखने में आ रही है, एनीवन जी। एट्रीब्यूट सेम है एट्रीब्यूट्स दो के अलावा बाकी सारे सेम है, ऐसे ही है ना। जी सर। अच्छा, आपको पता है कि इन एट्रीब्यूट्स के लिए हमें फिर सेटरगेटर भी बनाने पड़ेंगे, डीप कॉपी करनी पड़ेगी, क्योंकि नेम है, जैसे नेम के लिए तो आपको पता है डीप कॉपी करनी पड़ती है। क्वालिफिकेशन है, मैं अगर उसको कैरेक्टर पॉइंटर कर दूं तो उसके लिए भी डीप कॉपी करनी पड़ेगी। तो क्यों ना, अब देखो ना, ये मैंने आपको बताया था जब ऊप पढ़ाई थी, मैंने कहा था कि हमारा कोड काफी सारा है ना रिडंडेंट होता है। रिडंडेंट से मुराद है कि डुप्लीकेशन होती है कोड के अंदर, वही कोड बार बार लिख रहे होते हैं। तो ऊप हमें एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करता है कि आप बजाय इसके कि दो अलग अलग क्लासें बनाएं, ठीक है ना, आप बेशक बनाएं, दो अलग अलग क्लास बनाएं, बट इन दो क्लासों को के लिए आप अलग अलग फंक्शन बनाएं। आप उसके लिए डीप कॉपी का फंक्शन अलग बनाएं, सेटरगेटर अलग बनाएं, उसके लिए सारी चीजें अलग बनाएं। अब हाँ, इन दोनों में अगर एक फंक्शन है कैलकुलेट सैलरी का, लेट सपोज के अंदर फंक्शन है कैलकुलेट सैलरी, ठीक है ना, और यही फंक्शन इसके अंदर भी होगा जो कैलकुलेट करेगा सैलरी, बट इसका क्राइटेरिया अपना होगा और इसका क्राइटेरिया अपना होगा। ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ये मिलता है इसको हावर्स के हिसाब से पे, और इसको मिलती है बेस जो फिक्स पे होती है वो। अब इशू ये है कि ऐसी क्लासें जिस 2, 3, 4, 5 जितनी भी क्लासेस हैं उनके अंदर अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट्स है ना, तो आप क्या करें, उनको मिला के ना एक कॉमन क्लास बना दें, ठीक है। क्या करें, एक कॉमन क्लास बना दें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करूं एनिमल्स की, मैं अगर बात करूं लेट सपोज किसी भी जानवर की बात करूं, मैं कहूं कि पैरो, ये जो आपके परिंदे होते हैं,
अब परिंदे के अंदर बहुत सारी कैटेगरी है, ठीक है ना। अब बजाय इसके कि मैं हर परिंदे के लिए अलग अलग क्लास बनाऊं, ठीक है ना, आप क्या करें, एक कॉमन क्लास बनाएं, ठीक है, जिसके अंदर सारे एट्रीब्यूट होते हैं। देखो ना, हर परिंदा उड़ता है तो आप उसमें ये एट्रीब्यूट डाल सकते हैं फ्लाइंग का। अच्छा, अब हर परिंदे का नाम होता है, कलर होता है, उसकी आंखें होती हैं, एट्रीब्यूट्स उसके सारे तकरीबन सेम है। अब उसके अंदर कुछ कुछ यूनिक चीजें हैं, वो बेशक अलग अलग कर दें, ठीक है ना। इसी तरह से कार है, आप एक कार जो है ना, आप फर्ज करें होंडा, आपने एक फैक्ट्री के लिए ना एक कोई क्लास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए कोई मॉडल बनाना है, ठीक है ना, कोई सॉफ्टवेयर बनाना है। अब उसके अंदर फर्ज करें मल्टीपल कार है, ये कोई शोरूम है मिसाल के तौर पे, वहां पे होंडा की भी कार है, सिविक भी है, और पता नहीं क्या नाम है, मेहरान भी है आपकी, उसके बाद मर्सिडीज भी है, बीएमडब्ल्यू भी है, बहुत सारी कार है। अब क्या आप सबके लिए अलग अलग क्लासें बनाएंगे? नहीं। एक तरीका ये है कि क्लासें बेशक सबके लिए अलग अलग बनाएं, बट इन सब के अंदर जो कॉमन चीजें हैं ना, वो आप डाल के एक क्लास में फेंक दें। इसी तरह से पर्सन है आपका, आपके जो है ना टीचर हो या कोई, लेट सपोज एक टीचर है, एक पुलिस वाला है, और एक लेट सपोज कोई बैंक का कोई एम्प्लॉय है। अब इन तीनों में कुछ तो कॉमन है, क्या? नाम, एज, सेक्स, डेजिग्नेशन, उसके बाद इन सब की डेजिग्नेशन भी है, क्वालिफिकेशन है, ये 4-5 चीजें कॉमन है। बाकी सब में डिफरेंस हो सकता है। टीचर जो है ना, उसकी फंक्शनलिटी चेंज हो सकती है, उसमें वो पढ़ा सकता है, ये कर सकता है, बट काफी सारी चीजें कॉमन है। तो जहां पे भी आपको कॉमन चीजें मिल जाएं, उनको उठा के आप एक क्लास में फेंक दें, ताकि आपका काम बहुत सिंपल हो जाए। कैसे, वो भी दिखाता हूं मैं, ठीक है ना। तो इनहेरिटेंस का मतलब है कि हम क्या करते हैं, इन सबको मिला के एक मेन क्लास बना लेते हैं, और इन दोनों क्लासेस को उससे इनहेरिट करते हैं। क्या मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको दिखा सकूं, यहाँ पे ये मैंने एरो उल्टे लगाए हैं, ये एरो जो है ना, इसके ये उल्टे, ये डायरेक्शन है ना, ये इस तरफ होना चाहिए था। क्या मतलब ये कि ये जो मैंने डायरेक्शन दिया है, इसमें ना एरो ये उठाना होता है आपको, जनरलाइजेशन वाला ये पड़ा हुआ है एरो, ठीक है ना। अब फर्ज करें ये क्लास है ना, लेट सपोज इसने अगर इनहेरिटेंस करनी है ना, तो आप ये एरो इधर लगाएंगे और इस एरो को आप उल्टा लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से लगाएंगे इस एरो को, ठीक है। इसका मतलब है ये क्लास इससे इनहेरिट कर रही है, ठीक है ना। ये जो आपकी क्लास, इसको हम कहते हैं बेस क्लास, और इसको हम कहते हैं लेट सपोज पेरेंट क्लास, ठीक है। ये एरो हमेशा बेस से पेरेंट की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो क्लास है, इसने इससे इनहेरिट किया है, ठीक है ना। इनहेरिट किया है, क्या मतलब क्या है, ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। आए पहले इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस जो है ना, वो असल में मौजूदा है क्या। तो पहले तो ये जो जितनी भी क्लासेस फजूल की पड़ी हुई है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। डिलीट नहीं करते, कभी काम आएंगे हमें, ठीक है। तो फिलहाल इनको रिमूव करते हैं। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा कोई बिल्कुल डंप सा कोई एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो इनहेरिटेंस होती है वो कहानी असल में है क्या। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो है ना कोई अच्छी कोई एग्जांपल, प्रैक्टिकल कोई एग्जांपल देखते हैं और उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम कोडिंग आपके सामने करूँ, ताकि आप लोगों जो ना वो कोडिंग में आपको बहुत हेल्पफुल हो। ओके जी, अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले पहले मैं एक क्लास बनाता हूँ, जिसका नाम मैं रखता हूँ पेरेंट क्लास, ठीक है। क्लास ऐड क्लास, पेरेंट, ठीक है। क्लास का नाम मैंने पेरेंट दे दिया, और एक जो है ना वो चाइल्ड क्लास बनाते हैं। चाइल्ड का मतलब है कि जो इससे इनहेरिट करेगी। अब इससे इनहेरिट करने का मतलब क्या है, वो भी देखते हैं, ठीक है। एक क्लास और बनाते हैं जिसको हम कहते हैं चाइल्ड क्लास, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड 1। दो क्लासें हमने बना ली हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पहले पेरेंट के अंदर लेट सपोज एक एट्रीब्यूट है इंटर पी, ठीक है। और इसके अंदर एक हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये पी क्या करता है, हम सिंपल पी की वैल्यू को 0 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0, और इधर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं सी आउट। लेट सपोज, वैसे मैसेज प्रिंट करना नहीं चाहिए, बट मैं आपको अभी
कुछ समझाने के लिए कर रहा हूँ ये। इसको इसमें लिख देते हैं यूजिंग नेम स्पेस std और एक फाइल भी हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी इंक्लूड iostream। ठीक है, चलें जी, ये भी हो गया इंक्लूड। अब हमने करना ये है कि आई एम पेरेंट, ठीक है, ओके। इस p के अंदर वैल्यू को हमने 0 कर दिया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि चाइल्ड क्लास हम बना रहे हैं। अब चाइल्ड क्लास, ये तो इंडिपेंडेंट क्लास है, इसको सबसे पहले इनहेरिट कैसे करवाते हैं? चाइल्ड को पेरेंट से इनहेरिट कैसे करवाते हैं? अगर मैं कहूं कि ये जो आपकी पेरेंट क्लास है इसके अंदर p पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और वो p किस टाइप का वेरिएबल था? p जो है वो पब्लिक बनाते हैं इसको, ठीक है, p जो था वो पब्लिक था या नहीं था? अभी फिलहाल हम पब्लिक पब्लिक खेलते हैं, प्राइवेट नाम की कोई चीज नहीं खेलते, ठीक है, प्राइवेट बाद में देखेंगे। ये p पब्लिक है, ठीक है, और p को हमने सिंपल वैल्यू दे दी हुई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर क्या है? चाइल्ड जो है ना, चाइल्ड अब उसको इनहेरिट करेगा। कैसे इनहेरिट करेगा देखते हैं अभी। p जो है ना एक इंटीजर टाइप का जो है वो एक वेरिएबल है इंट, और p के आगे मैंने लगा देता हूँ प्लस, ठीक है। अच्छा जी, अब चाइल्ड 1 जो है ये इससे इनहेरिट कर रहा है। चाइल्ड 1 इससे इनहेरिट करने का मुराद क्या है? अभी इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, चाइल्ड, इसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट सपोज इंट c, ठीक है। अब चाइल्ड के अंदर एक c वेरिएबल पड़ा हुआ है, अगर ये इससे इनहेरिट कर रहा है ना, इसका मतलब है ये p वेरिएबल भी इसके अंदर आ जाएगा। कैसे आएगा? मैं भी पहली बात तो इसको इनहेरिट कैसे करते हैं, लेट्स सी दिस। चाइल्ड आगे इसके लिखते हैं कॉलन और लिखते हैं पब्लिक, ये क्लास के बाहर लिख रहा हूँ, ये मैं क्लास पब्लिक, और इधर लिखते हैं पेरेंट। पेरेंट, तो अगर पेरेंट से हमने इंक्लूड करना है ना, तो पेरेंट को इधर हमें इंक्लूड भी करना पड़ेगा, इंक्लूड हैश इंक्लूड पेरेंट, ठीक है, डॉट h। ओके, सही है, नॉट क्लास। ये क्या हुआ? पेरेंट की स्पेल मैंने सही नहीं लिखी। ओके ओके, ये क्या किया है चाइल्ड ने? इसको कहते हैं इनहेरिट किया है पेरेंट को। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पेरेंट के अंदर जो जो चीजें पड़ी हुई हैं अब सारी की सारी चीजें चाइल्ड के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब पेरेंट के अंदर पड़ा क्या हुआ है? पेरेंट के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ एक वेरिएबल पड़ा हुआ है। इसका मतलब है ये वेरिएबल अब चाइल्ड के अंदर भी पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा हुआ है अभी देखते हैं, क्या मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ पड़ा हुआ है, ठीक है। एक वेरिएबल उसका सी बना देते हैं, और इसके कंस्ट्रक्टर में भी अगेन जो है वो हम लिख देते हैं सी आउट आई एम चाइल्ड 1, ठीक है, और इधर सी की वैल्यू को हम 0 कर देते हैं, ठीक है। ये जो हेडर फाइल क्योंकि हमने इंक्लूड की है, असल में अगर हम इधर कर देना तो ये दोनों में आ जाएगी। ये क्या कहानी डाल रहा हूँ अभी आपको शायद समझ में ना आए, लेट्स डू दिस। अब इसको खेलते हैं इधर पेरेंट और चाइल्ड का। सबसे पहले मैं पेरेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक पेरेंट के अंदर फंक्शन बनाते हैं जो उसकी वैल्यू को डिस्प्ले तो कर सके ना कम से कम, वाइड डिस्प्ले, और ये फंक्शन आपको पता है कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट, ठीक है, ओके जी। अब इसी फंक्शन को हम चेंज करते हैं और इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं, सॉरी चेंज नहीं डिफाइन करते हैं, और सी आउट, ठीक है, ओके। अब इसी फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये हम चाइल्ड के अंदर भी डाल देते हैं फंक्शन, क्योंकि चाइल्ड के अंदर भी काम आएगा, ठीक है। 1 चाइल्ड 1, और इसको पहले हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा चाइल्ड के अंदर कि भाई ये जो है ना ये हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ओके जी। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक हो गया।
चाइल्ड के अंदर भी डिस्प्ले फंक्शन बना दिया, उसके अंदर भी फंक्शन बना दिया है। अब पेरेंट के अंदर हम क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि E1 नाम से एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा, हैश इंक्लूड पेरेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ओके, अब होगा क्या, अब सिंपल है भाई, पेरेंट है तो आप इसको कॉल करेंगे, इधर लिखें p डॉट डिस्प्ले, तो एक तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने प्रिंटिंग करवाई है, एक हमने इसके अंदर करवाई है, तो दो वैल्यू आपको शो होंगी इधर। चलाते हैं इसको और इसको समझते हैं कि ये क्या करेगा। सिंपल, ये तो पेरेंट की क्लास है ना भाई, ये पेरेंट की क्लास है, इसके अंदर मैंने p वेरिएबल बनाया है और कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैसेज प्रिंट करवाया है और एक डिस्प्ले के अंदर प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो इसको जो है वो सिस्टम पाथ लगा देते हैं, ठीक है। इसको चलाते हैं और देखते हैं कि ये क्या प्रिंट करता है। लिखता है आई एम पेरेंट और फिर 0 प्रिंट कर रहा है, ठीक है ना। अब आई एम पेरेंट और 0 क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसको डीबग करें तो सबसे पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चलेगा, ठीक है। जैसे ही पेरेंट का कंस्ट्रक्टर चला, हमने इसके इनटू गए, ठीक है, ये 0 वैल्यू सेव होगी इसकी और मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन चलेगा, डिस्प्ले का फंक्शन इस पे मैसेज प्रिंट कर रहा है आई एम पेरेंट, ठीक है, और 0, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डिस्प्ले के अंदर हम सिंपल प्रिंट करवा रहे थे पी पेरेंट की वैल्यू को, वो 0 है, ठीक है, पास हो गया और ये हमारा प्रोग्राम चल गया। यहाँ पे तो आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो हम सिंपल एक क्लास के ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है। अच्छा जी, अब हम एक और काम करते हैं, अब हम थोड़ा सा मजा डालते हैं इसमें, अब हम चाइल्ड को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड। अब देखिएगा क्या होता है, अब एक जादू होगा। चाइल्ड 1 और इसका नाम रखते हैं C1, ठीक है, और C1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है, ओके। अब आप चला के देखिएगा तो क्या होता है, देखिएगा। एक मिनट, मैं एंडल लगाना भूल गया हूँ, पहले मैं एंडल लगा देता हूँ ताकि थोड़ी सी पिक्चर जो है ना वो क्लियर समझ में आए कि हमें क्या हो रहा है। ये अगर चल गया तो अब होगा ये कि चाइल्ड के अंदर पेरेंट्स के एट्रीब्यूट भी पड़े होंगे, ठीक है ना, हम उसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है कि हमें चाइल्ड चाइल्ड जो है उसको पेरेंट के एट्रीब्यूट्स भी मिल जाते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है। अब वो सारे फंक्शंस, वो सारे एट्रीब्यूट्स जो पेरेंट के अंदर पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे अब चाइल्ड के अंदर भी मौजूद होंगे, ठीक है। तो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब ये है, इसको पहले मैं इसमें एंडल वेंडल डाल दूं, कॉपी कर लेते हैं। यही काम हम पेरेंट्स के अंदर भी कर देते हैं। अब इसको चलाते हैं, अब आप इसको समझने की ट्राई कीजिएगा क्या होता है अगर तो ये चल जाए तो। अब भाई तुझे क्या इशू है भाई, चलने दे यार से। ओहो, ये लास्ट टाइम याद है किसी को हमने क्या किया था, इसका तरीका क्या, नया प्रोजेक्ट बनाया था। सही से बंद करके चलाया था, मतलब के बंद करके चलाया था, चल गया था फिर, क्या नहीं चला था। फिर तो चलना चाहिए सर, बस यही हल है इसका। एक मिनट में, ये जो है ना विजुअल स्टूडियो के रोल, अब इस में आ गया है विजुअल स्टूडियो कोड, वो बड़ा फास्ट और जबरदस्त है, उसको यूज किया करें। ओके, आई होप कि चल जाए। हाँ, चल गया। अच्छा, अब चाइल्ड को मैंने क्योंकि इसको पास कर दिया था, अब चाइल्ड को करते हैं ऑन, ठीक है। अब इस पेरेंट्स को फिलहाल खत्म कर देते हैं इधर से, चाइल्ड ही देखते हैं कि चाइल्ड के अंदर क्या हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखें, पहले प्रिंट हो रहा है आई एम पेरेंट, फिर प्रिंट हो रहा है आई एम चाइल्ड 1, ठीक है, और 0 भी आ रहा है। अच्छा, मजे वाली बात है, 0 क्यों आ रहा है, 0 क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू है। हम इधर जो है ना चाइल्ड के अंदर
सी आउट सी भी कर सकते हैं। ये हमने पी किया ना, इधर सी तो इसका खुद का है ना, हाँ ठीक है। अब ये पी क्या है, हालांकि आप अगर नोट करें ये पी क्या है, क्या पी नाम का कोई चाइल्ड के अंदर एट्रीब्यूट है? नहीं है। पी कहां से आया? पी पेरेंट के अंदर है, पी ये पेरेंट के अंदर पड़ा हुआ है। ये एट्रीब्यूट पेरेंट वाला हमने चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर लिया है। क्यों एक्सेस किया है? क्योंकि ये हमने इनहेरिट किया हुआ है। इनहेरिटेंस का मतलब है, देखो ना, जैसे हम अपने पेरेंट से चीजें इनहेरिट करते हैं। मतलब मेरा जो नाम है, मेरा नाम है सुनील कुमार कोठारी। अब ये जो कोठारी मेरा सरनेम है, वो मैंने अपने पेरेंट से जो है ना वो इनहेरिट किया हुआ है। उसके बाद मेरा कुछ स्टाइल, मेरे कुछ फेस कट, वो सारे मेरे पेरेंट से मिलते जुलते हैं। कुछ आदतें, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमें अपने पेरेंट से मिलती होती हैं। इसी तरह से इसको हम कहते हैं इनहेरिट किया है मैंने। अब चाइल्ड वन किसी क्लास को, किसी क्लास का अगर हमने चाइल्ड बना दिया, या हम कहेंगे उसको इनहेरिट करवा दिया है, इसका मतलब है उस क्लास के अंदर जितनी भी चीजें हैं हम चाइल्ड के, हम पेरेंट्स बेस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। क्या मतलब? ये चाइल्ड क्लास अब पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रही है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि अब पेरेंट की हर वो चीज, ठीक है, चाहे वो एट्रीब्यूट हो चाहे वो फंक्शन हो, वो हम चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हम इधर जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेट्स सपोज पेरेंट और डिस्प्ले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पेरेंट के डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लेगा, ठीक है ना। और पेरेंट के डिस्प्ले के फंक्शन के अंदर क्या पड़ा हुआ है? पी की वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाऊं, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा शशका डाल देता हूं इसमें, ठीक है, कि ये सी की वैल्यू है, ताकि आपको पता चले कि जो डिस्प्ले हो रही है पहले वो। अब मैं इसको चलाता हूं। अब यहाँ पे देखें, आई एम पेरेंट, आई एम चाइल्ड, फिर जीरो, फिर सी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो पहले वाला जीरो जो आ रहा है प्रिंट डिस्प्ले के अंदर, वो जो है वो क्या है? वो पेरेंट का है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा डीबग करके देखते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हो क्या रहा है। सबसे पहले पहले हम जाते हैं चाइल्ड में, तो जाहिर सी बात है चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। चलें जी, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये क्या हुआ? चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने फंक्शन इनटू किया, ये तो पेरेंट के अंदर आ गया, ठीक है। चाइल्ड से हम पेरेंट पे कैसे चले गए? ये कोई बता सकता है कि चाइल्ड के दरमियान ये पेरेंट कहां से आ गया? अभी हम कंस्ट्रक्टर पे आए हैं, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कहां हुआ? हमने तो अभी कॉल ही नहीं किया था पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को। अभी अगर हम सोर्स फाइल देखें, यहाँ पे पेरेंट नाम की कोई चीज है नहीं है। ये कॉल इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास जब भी एक चाइल्ड बनते, देखो हमारा वजूद कब है? जब हमारे पेरेंट्स का वजूद। अगर हमारे पेरेंट्स ही नहीं होते तो हम कैसे होते? ठीक है, इसी तरह से अब ये जो चाइल्ड क्लास है ना, क्योंकि ये इनहेरिट हुई हुई है पेरेंट से, तो इस चाइल्ड क्लास को बनने से पहले पेरेंट का होना जरूरी है। तो सबसे पहले, और पेरेंट का बनना होना जरूरी मतलब क्या? कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो। मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कब वजूद में आता है? जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। पहले ये पूरा चलेगा, ये चला तो क्या होगा? आई एम जो है ना वो लिखा हुआ आएगा, आई एम पेरेंट, ठीक है, वो लिखा हुआ आ गया। उसके बाद चाइल्ड का चला, ठीक है, ये चाइल्ड का चला, फिर चाइल्ड की वैल्यू 0 हुई। अब ये नीचे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब, क्योंकि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर जब हम कॉल कर रहे हैं तो पेरेंट का भी कॉल हो रहा है। इसका मतलब है कि पेरेंट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो हम सारी की सारी चाइल्ड के अंदर कॉल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक फंक्शन बनाते हैं एक और, जिसका नाम हम रखते हैं, लेट सपोज, चले इस डिस्प्ले का नाम जो है ना हम कुछ और रखते हैं, इसका नाम रखते हैं प्रिंट, ठीक है। और ये इधर खत्म करते हैं, ठीक है, इसका नाम प्रिंट रखते हैं। और इसको देखते हैं कि ये जो है प्रिंट वायर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रिंट फंक्शन जो है ये पेरेंट का है, ठीक है ना, ये पेरेंट क्लास का है, बट इसको भी हम चाइल्ड क्लास के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। print, ठीक है, ये एरर नहीं दे रहा आपको, ठीक है। ये एरर क्यों नहीं दे रहा? ये एरर इसलिए नहीं दे रहा कि भाई पेरेंट क्लास जो है ना, पेरेंट जो फंक्शन है ये है पेरेंट क्लास का, ठीक है ना। बट क्योंकि चाइल्ड क्लास इससे इनहेरिट हुई हुई है तो ये इसके सारे फंक्शन को यूज कर सकती है, बट पेरेंट नहीं यूज कर सकता। मतलब अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं P1 नाम से, वो जो है P1 डॉट डिस्प्ले नहीं लिख सकता। डिस्प्ले का फंक्शन हम कॉल करेंगे तो एरर देगा आपको, एरर देगा आपको।
बट चाइल्ड के थ्रू हम चाइल्ड के खुद के फंक्शन भी सारे जो है वो एक्सेस कर सक रहे हैं और उसके भी कर सक रहे हैं। मतलब क्या, पेरेंट जो है ये सिर्फ अपने आप को इसका पता है, चाइल्ड जो है ना उसका अपना भी पता है और पेरेंट का भी पता है। तो सारे फंक्शन पेरेंट के, ठीक है, वो हम चाइल्ड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसका फायदा क्या है, इसका मैं अभी सिनेरियो आपको दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या फायदा है। फिलहाल अभी आपको समझ में क्या आया कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ कि पेरेंट क्लास क्या है, वो क्लास जिससे दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही हो। ठीक है, हमारे केस में बेस जो आपकी चाइल्ड क्लास है, ठीक है, ये चाइल्ड नाम से मैंने क्लास बनाई है चाइल्ड 1, ये क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है पेरेंट को। इसका मतलब है पेरेंट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी उसके फंक्शंस हैं, वो अब सारे के सारे चाइल्ड 1 के अंदर एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें मैं एक गलत बयानी कर रहा हूं बट वो मैं बाद में सही करवाऊंगा आपको। बट फिलहाल आपने यही ध्यान में रखना है कि पेरेंट के अंदर जो भी चीजें हैं, चाहे वो, अभी हमने पब्लिक पे रहना है, प्राइवेट की बात नहीं करनी, ठीक है ना। ये पब्लिक क्यों लिखा है इस पेरेंट के आगे, इसकी भी एक वजह है, वो भी बाद में बताऊंगा। फिलहाल हमने पब्लिक एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करनी है, प्राइवेट के बारे में कुछ चीजें चेंज होगी, वो बाद में बताऊंगा। पहले हमें ये समझ में आ जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, क्या हुआ इनहेरिटेंस, अगर मोटे मोटे लफ्जों में कहा जाए, एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट होती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर, ठीक है, जो जिससे इनहेरिट हो रही है उसको हम कहेंगे पेरेंट, और जो इनहेरिट कर रहा है उसको हम कहेंगे चाइल्ड। ठीक है ना। तो अगर हम इस इमेज को देखें, ये आपका चाइल्ड है, चाहे इसका नाम कुछ भी हो, ये चाइल्ड होता है और ये पेरेंट होता है, ठीक है ना, जिससे वो इनहेरिट कर रही हो। अगर हम एक और क्लास बनाते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, हम एक और क्लास लेट्स सपोज बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास नेम जो इसका नाम रखते हैं चाइल्ड 2। अब ये चाइल्ड 2 क्या होगा, ये इससे इनहेरिट है और इससे भी इनहेरिट है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी चीजें सारी इसके अंदर है, उसकी चीजें सारी इसके अंदर है, ठीक है ना। इसका मतलब चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 की सारी चीजें एक्सेस कर सकता है और पेरेंट की चीजें भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि यार इसका फायदा क्या है, ये जो कहानी हमने डाली है इसका फायदा क्या है। इसका फायदा समझने से पहले थोड़ा सा पहले आप रिफ्रेश हो जाएं, फिर मैं आपको इसका फायदा समझाता हूँ। So let's just take attendance, उसके बाद हम आते हैं। यार क्लास के अंदर प्लीज अब सब लोग आया करें, क्योंकि मैंने जो अभी क्लास एक्टिविटीज आपकी करवानी है वो क्लास के अंदर वाली ही होंगी, क्लास के बाहर वो अलो नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो खैर, उसामा उमर, उसामा अजहर, अदनान, राक्षी, मुनीब, प्रेजेंट सर। अच्छा राक्षी प्रेजेंट है, मुनीब, प्रेजेंट सर। आफाक, उजैर, सर उमर मुनीब सोहेल, प्रेजेंट। उमर सोहेल, जी मुनीब प्रेजेंट है, उमर सोहेल, लाइबा, प्रेजेंट। शेजोर, हसनैन मुर्तजा, उस्मान हमीद, प्रेजेंट सर। अली अकदस, प्रेजेंट सर। जैनब, प्रेजेंट सर। मीशा, प्रेजेंट सर। हुजैफा, प्रेजेंट सर। वासिफ, उस्मान मीर प्रेजेंट है सर। वासिफ, वकास, अमार, प्रेजेंट शर्जील, सर। शर्जील, ताहिर मसूद, प्रेजेंट सर। उस्मान अमीर, शबी, अनस रिजवी, प्रेजेंट सर। हाफिज तुरब, प्रेजेंट सर। हसीब बिन तलत, मतीन अहमद, हादी, जाहिद, प्रेजेंट सर। शावेज, जी कोई और है जो प्रेजेंट हो, वकास लियास। रोल नंबर
वकास इलियास 131 प्रेजेंट है, ठीक है। 130 और कोई नहीं, चले ओके। अच्छा 14 संडे 15 ठीक है ओके। अब मैं आपको ले जाता हूं उस एग्जांपल पे जो मैंने आपको आपके लिए बनाया है, ठीक है। और ये आपकी सीपीपी के अंदर भी इंक्लूड है, ठीक है। आज की जो 5वीं सीपी आपकी है क्लास पार्टिसिपेशन, वो ये होगी। इसको आपने इस क्लास के फौरन बाद कंप्लीट करना है। मैक्सिमम आप शाम 5 बजे तक इसको कंप्लीट करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन मैं आपके सामने कंप्लीट करता हूँ जितना भी हो सका, ये जो आधा घंटा बचा है इसमें। ओके, तो करना क्या है, करना ये है कि एक एम्प्लॉय की क्लास है। अब देखिए हमारे पास एक परमानेंट एम्प्लॉय है, एक हवरली एम्प्लॉय है। आपको मैंने बताया इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, तो बजाय इसके कि इनको अलग अलग देखा जाए, इनके जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने इकट्ठे करके एक क्लास में रख दिए हैं, ताकि हमें उसको फिर से बनाना ना पड़े, ठीक है। तो नेम है, हर आईडी होगी, क्वालिफिकेशन है, सैलरी है, ये हमने दोनों की जो है ना वो अलग अलग बना के रख दी हुई है, ठीक है। ओके, ये हमने दोनों की अलग बना के रख दी हुई है। अच्छा, अब हवरली एम्प्लॉय के अंदर क्या चीजें डिफरेंट हैं। अच्छा, इसके अंदर पहले एम्प्लॉय के अंदर अगर फंक्शन देखें, सेटर आईडी, सेट नेम, आईडी, क्वालिफिकेशन, सैलरी, और एक सैलरी का फंक्शन है जो सैलरी कैलकुलेट करता है एम्प्लॉय की, ठीक है ना। परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर क्या है, एक इसकी बेसिक पे है और इसकी अलाउंस है, ठीक है। और सेट बेसिक सेट अलाउंस का फंक्शन है, और सेट सैलरी का फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को ऐड करेगा तो सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। हावरली जो है वो जो है ना वो क्या है, वो ये है कि आपके एक हावर्स कि कितने हावर्स उसने काम किया है और हावरली पे कितनी मिलती है, 1 घंटे का उसे कितना मिलता है। तो सैलरी का फंक्शन ये जो है ना ये थोड़ा डिफरेंट काम करेगा, क्योंकि इनको प्लस नहीं करना, हावर्स मल्टीप्लाई बाय हावर की पे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब इन दोनों की जो सैलरी का फंक्शन जो होगा वो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। ओके, सबसे पहले पहले हम एम्प्लॉय की फंक्शन क्लास बनाते हैं, और फिर उसके बाद हम परमानेंट की बनाएंगे, फिर हम हावरली की बनाएंगे, ठीक है। तो आए पहले हम एम्प्लॉय की क्लास बनाते हैं और देखते हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होती है इसके अंदर, ठीक है। तो चाइल्ड पेरेंट्स को फिलहाल हम काम खत्म करते हैं, इसके अंदर रिमूव कर दें इसको। इसमें वैसे एक ऑप्शन होता था जिसमें डायरेक्ट इनहेरिटेंस हो जाती थी, पर वो ऑप्शन मुझे अभी दिखने में नहीं आ रहा। हाँ, ये क्लास नेम और ये बेस क्लास, ठीक है। क्लास नेम हम रखते हैं, हमारा जो एम्प्लॉय है वो है परमानेंट, और बेस क्लास इसकी कौन सी है, बेस क्लास इसकी है हमारी एम्प्लॉय की, ठीक है। फिनिश, ठीक है। परमानेंट, अच्छा ये कहता है बेस क्लास, तो उसमें आपने एंट्री नहीं की है, तो बेस क्लास जो है ना ये इसने देखे एम्प्लॉय की क्लास के साथ इसने इसका इनहेरिटेंस कर तो दी है खुद से, पर ये है कि हमें बेस क्लास में एंटर करनी पड़ेगी, तो वो भी ऐड कर लेते हैं, चले। ये बेस क्लास है इसकी, ठीक है। अब बेस क्लास ऐड होने से और कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि ये अपने आप कॉल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले पहले से को इंक्लूड करना पड़ता है हमें, अब क्योंकि वो बनी नहीं हुई थी, वरना वो खुद ही इंक्लूड कर लेता, ठीक है। employee.h, ये स्पेलिंग, ओके। फिलहाल हम ये एम्प्लॉय की क्लास में जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादा अभी इंटरेस्टेड उसमें है। एम्प्लॉय की क्लास में क्या हो रहा है जी, एम्प्लॉय की क्लास में ये हो रहा है कि सबसे पहले पहले नाम, आईडी, क्वालिफिकेशन और सैलरी, 4 एट्रीब्यूट बन रहे हैं इसमें, सारे पब्लिक बन रहे हैं, तो पब्लिक पे आते हैं। तो नाम है कैरेक्टर पॉइंटर टाइप का, ठीक है, नेम के बाद आईडी जो है, आईडी आपकी मर्जी है कैरेक्टर में रखें जैसे करें, मैं कैरेक्टर में रख देता हूँ फिलहाल आईडी को भी, आईडी है। उसके बाद इसमें एक क्वालिफिकेशन का भी है, पॉइंटर है क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशंस, और कैरेक्टर पॉइंट, और एक डबल नाम का हम रख देते हैं इसमें सैलरी का, ठीक है ना। सैलरी इसकी ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा जी,
उसके बाद हमें फंक्शन चाहिए, सेटर के फंक्शन चाहिए, सेट नेम, सेट आईडी, सेट क्वालिफिकेशन, सेट सैलरी। ठीक है, तो एक फंक्शन बना लेते हैं मल्टीपल। ठीक है, सेट क्या नाम है, नेम। ठीक है, चलें जी। सेट नेम का फंक्शन क्या करता है, एक कांस्टेंट कैरेक्टर लेगा और सेट कर देगा वैल्यू को। ठीक है, और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वाइड होगा। ये हमें पहले से पता है, सेटर हम ऐसे ही बनाते आए हैं पहले भी। ठीक है जी। उसके बाद इनके सब नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम आईडी रख देते हैं और इसका नाम क्वालिफिकेशन रख देते हैं और इसका नाम जो है वो रख देते हैं सैलरी। बट इसका जो ये होगा डबल। ठीक है, सेटर सारे बन गए। अब आपको पता है यहाँ पे डीप कॉपी होगी, तो हम एक प्राइवेट फंक्शन बना देते हैं डीप कॉपी का, ताकि डीप कॉपी जो है वो हमें बार बार जो है ना वो यूज करनी पड़ेगी, तो हम उसको एक ही दफा बना लेते हैं। डीप कॉपी क्या करेगी, आपकी कैरेक्टर, पॉइंटर एंड डेस्टिनेशन लेगी और कैरेक्टर और कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर आपका एक वैल्यू लेगी। ठीक है ना, ये आपका डीप कॉपी का फंक्शन होगा और ये वाइड टाइप का होगा। ठीक है, डीप कॉपी तो अब आपको रट गई होगी कि डीप कॉपी का फंक्शन क्यों बनाते हैं। ये प्राइवेट बना रहे हैं क्योंकि ये जो है ना हमें बार बार यूज करना होगा, बल्कि इसको भी पब्लिक बना देते हैं। चले, अभी प्राइवेट पब्लिक के चक्कर में नहीं पड़ते। इसमें असल में इनहेरिटेंस में ना प्राइवेट और पब्लिक का एक मसला होता है, वो भी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सब कुछ पब्लिक कर रहे हैं। ठीक है, ओके, डीप कॉपी का फंक्शन है और ये सारे 4 एट्रीब्यूट्स हो गए। उसके बाद 4 फंक्शन है, एक फंक्शन और मिसिंग है, वो डबल उसकी रिटर्न टाइप होगी, और ये फंक्शन है कैल सैलरी का। ठीक है, जो सैलरी कैलकुलेट करेगा आपको। ठीक है ना, अच्छा जी। तो अब आते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की तरफ, और इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर एक तो कैरेक्टर कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर फॉर नाम, एक नाम जाएगा इसमें और एक आईडी जाएगी। अगेन कंस्ट्रक्ट कैरेक्टर पॉइंटर कॉमा कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर कॉमा डबल। ठीक है, ये एक आपका हो गया एम्प्लॉय का। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। यहां तक किसी को इशू है तो पूछ सकता है। ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, हेडर फाइल बनाई है, सिर्फ 4 एट्रीब्यूट्स और ये 5 फंक्शंस, ये हमने सिर्फ बनाए हैं। ठीक है ना, जिसमें हमने ये आपके 4 एट्रीब्यूट्स हो गए, एक फंक्शन वाइड डीप कॉपी का जो उसमें है नहीं, ये हमने यूटिलिटी फंक्शन है, ये हम अपनी हेल्प के लिए बना रहे हैं। वैसे इसको प्राइवेट करना चाहिए बट फिलहाल मैंने नहीं किया, उसकी वजह है बाद में बताऊंगा। ठीक है, ओके, फंक्शंस 5 बना दिए हैं। आज आ जाएं, अब इसको एक एक करके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहले आपको पता है आपका फेवरेट फंक्शन डीप कॉपी का। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर पहले उसको हम कर लेते हैं डीप कॉपी को। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए कोडिंग आपके सामने डीप कॉपी की करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि ये डीप कॉपी में ये आप लोग गलतियां करते होते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले पहले लेंथ फाइंड करनी होती है। आपको मैंने काफी दफा बताया है कि आप इसके लिए जो है बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं करेंगे, बट डिस्पाइट ऑफ दैट काफी लोग कर रहे होते हैं। एक इसमें होती है डेस्टिनेशन और एक होती है इसमें सोर्स। ठीक है, पहले चेक करना चाहिए वैसे सोर्स को कि सोर्स में कुछ है या नहीं, बट चलें, इंट आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सोर्स जब तक नल नहीं होता नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, ये आपको रटा रटा है कोड है, आपको पहले से ही याद है। आई की वैल्यू प्लस प्लस हो जाती है। ठीक है, और इस आई की वैल्यू को हम यहाँ पे डिक्लेयर ऊपर करते हैं इक्वल। ठीक है, अब ये आई की वैल्यू क्या है, लेंथ है आपकी। अब आपने मेमोरी देनी है किसको, डेस्टिनेशन को, इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, कैरेक्टर आई प्लस 1। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, एक लूप लगाना है, इंट जे इज इक्वल टू 0 और जे इज लेस देन इक्वल टू आई, सॉरी लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन आई और जे में प्लस प्लस। ये करेगा क्या, ये करेगा ये कि डेस्टिनेशन के अंदर सारी की सारी सोर्स को कॉपी कर देगा। ठीक है, और एंड पे हमने डेस्टिनेशन के अंदर नल भी रखवाना है। ठीक है, तो इस आई इज इक्वल टू, ठीक है,
तो ये डीप कॉपी आपकी कंप्लीट हो गई। डीप कॉपी में कोई इशू नहीं होगा आपको। डीप कॉपी के बाद अगला हम काम करते हैं, ये सेटर बाद में बना लेते हैं, पहले ये कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर अब हमारे लिए कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें अब। ठीक है, जो हम करें तो इस कंस्ट्रक्टर में अब क्या है, ये नाम है एन दे देते हैं, ये आपका आईडी है, इसको आई कह देते हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, इसको क्यू कह देते हैं, और ये आपका सैलरी है, इसको एस कह देते हैं। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमें बनाना चाहिए था, वो बना लेते हैं बाद में। ठीक है, ओके। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, अगेन डीप कॉपी का फंक्शन कॉल होगा, डीप कॉपी, और इसके अंदर हमने क्या करना है, नेम को जो है वो करवाना है नेम आईडी। अच्छा, नेम कामा एन। ठीक है, अगेन डीप कॉपी किसकी करनी है हमने, आईडी की किसके साथ, आई के साथ। ठीक है, उसके बाद डीप कॉपी किसकी करनी है हमने, क्वालिफिकेशन की टू के साथ। ठीक है, और हमने फिर क्या रखना है यहाँ पे, आईडी सॉरी आई इस्तेमाल में है। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर मैंने बना रहा हूँ पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर, जो आप बना बना के बड़े हुए हैं। ठीक है, आईडी ये कैपिटल में है दोनों, और सैलरी आपकी जो है वो एस के बराबर है। ठीक है, ये आप इधर भी लिख सकते हैं, मैंने आपको उधर भी तरीका लिखने का बताया था। ठीक है ना, ये आप इधर भी लिख सकते हैं। बहरहाल ये डीप कॉपी आपकी सारी हो गई। ठीक है, अब इस डीप कॉपी के लिए आपको क्या करना चाहिए था, डीप कॉपी तो आपकी हो गई सारी कॉल इधर। अच्छा जी, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बन गया, और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होगा, सिंपल, सब के अंदर नल पीटीआर रखना है हमने, नल पीटीआर। ठीक है, आईडी के अंदर भी यही काम करना है, और हमने दूसरा क्या है हमारे पास, क्वालिफिकेशन है इक्वल टू नल पीटीआर, और सैलरी के अंदर जो है इक्वल टू 0 करना है। ये क्या मतलब होता है इसका, कि हम अपने जितने भी आपके वो होते हैं एट्रीब्यूट्स, उनको अपने डिफॉल्ट वैल्यूज पे सेट करते होते हैं। ठीक है ना, तो डिफॉल्ट वैल्यूज डबल के लिए 0 है, और बाकी के लिए आपको मैंने बताया कि नल पॉइंटर है। ठीक है, अब दो कंस्ट्रक्टर हमारे बन गए हैं, अब हमने डिस्ट्रक्टर भी बनाना है। चलें जी, डिस्ट्रक्टर बना लेते हैं। डिस्ट्रक्टर क्योंकि इसमें यूज हो रहा है, नेम अगर है तो आप डिलीट करें इसको, डिलीट। ठीक है, और नेम। ठीक है, अब इसमें नल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वैसे ही खत्म हो जाएगा ना, ये किसी को भी पॉइंट करता जाए, डिलीट हो जाएगा वैसे ही। डिलीट, ओ सॉरी, नेम के बाद इधर आईडी है, और डिलीट करें इसको, डिलीट आईडी। ठीक है, यार ये भी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इफ क्या रह गया आपके पास, क्वालिफिकेशन, डिलीट क्वालिफिकेशन। काफी लोगों ने ना पेपर के अंदर भी ऐसे किया हुआ है, सैलरी इजिकल टू 0। भाई अब अगर आप लोगों ने ऐसा किया ना, मैंने नंबर काट देने हैं भाई, ये सैलरी इजिकल टू 0 करना ये डिस्ट्रक्टर का काम नहीं है, ये सिर्फ डिस्ट्रक्टर का काम है जो पॉइंटर्स हैं उनकी मेमोरी को डिलीट करना। बाकी ये काम डिलीट इसका नहीं है, पॉइंटर का, इस डिस्ट्रक्टर का, कि जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यू 0 कर दे। ठीक है ना, तो वो आपने इधर नहीं करने, उसको छोड़ दिया करें। डिस्ट्रक्टर बन गए जी, कंस्ट्रक्टर बन गए। अब हमने क्या करना है, ये 5 फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं। तो ये 5 फंक्शन जल्दी से हम इंप्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि टाइम हमारे पास अब बिल्कुल शॉर्ट बच गया है। ठीक है, पहले पहले तो ये जो फजूल के पंगे हैं वो ले लेते हैं। ये क्या करेगा, ये सिंपल डीप कॉपी के फंक्शन को कॉल करेगा, डीप कॉपी। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, नेम कामा, ये लेट सपोज एन है, इधर एन पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। एन कह देते हैं, ये सब में ऐसे ही हो रहा होगा। इधर आईडी सेट होनी है आपकी, आईडी के बाद इधर क्या होना है,
क्वालिफिकेशन सेट होनी है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी सैलरी है। सैलरी इज इक्वल टू एस, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट सैलरी क्या करेगी? ये तो कुछ भी नहीं करेगी, ये जो कैलकुलेट सैलरी जो भी होगी उसको रिटर्न कर देगी। ये सैलरी जो है ना, ये जो भी होगी ना, ये रिटर्न कर देगी। ये सैलरी का फंक्शन जो है ना, ये सैलरी रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का जो क्लास है ना, उसमें एज सच जो है ना इसका कोई काम नहीं है, ठीक है ना। तो क्योंकि एम्प्लॉय, खाली एम्प्लॉय का पता नहीं है ना कि वो एम्प्लॉय कौन सा है, वी डोंट नो कि एम्प्लॉय क्या है। तो इसमें आप खाली भी छोड़ सकते हैं इस फंक्शन को, आप कुछ भी रिटर्न, आप कुछ जीरो रिटर्न करवा दें, या आप कुछ भी रिटर्न करवा दें, या आप इसमें लिख दें, मैसेज प्रिंट कर दें कि दिस हैज नथिंग टू डू विथ। तो ऐसे फंक्शंस को हम जो है ना आगे जाके देखेंगे कि ऐसे फंक्शन को कैसे हैंडल करना है। वो फंक्शन जिनका काम ही नहीं है फिलहाल, ठीक है। अगर काम नहीं है तो फिर क्यों लिखा है ये बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल लिखा है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन इसमें ऐसा कोई काम का नहीं है, हम निकाल भी सकते हैं, बट क्योंकि उसमें भी यूज हो रहा है तो फंक्शन ओवर एडिंग का कॉन्सेप्ट मैंने समझाना था, तो वो भी इसमें आ जाएगा। आपको पता है कि ऐसे फंक्शंस जो कि देखिए यहाँ पे फंक्शन ओवरराइडिंग इस्तेमाल होती है, हमने अभी तक पढ़ा है वो फंक्शन ओवरलोडिंग है। अब ये सैलरी का फंक्शन है ना, सैलरी और रिटर्न क्या कर रहा है? डबल। ये भी सैलरी, रिटर्न डबल कर रहा है। इन सब की जो सिग्नेचर है ना, हम इसे सिग्नेचर कहते हैं या प्रोटोटाइप कहते हैं। ये प्रोटोटाइप या सिग्नेचर तीनों के सेम है, इसके भी सेम है, इसके भी सेम है, इसके भी सेम है। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग इस्तेमाल होता है डिफरेंट क्लासेस के दरमियान। एक क्लास के अंदर फंक्शन ओवरराइडिंग नहीं हो सकती, ठीक है ना, वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है, ठीक है ना। अच्छा, और उसमें पैरामीटर भी डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस क्लास में सैलरी का फंक्शन है, इस क्लास में भी सैलरी का फंक्शन है, इस क्लास में भी सैलरी का फंक्शन है, बट तीनों में इंप्लीमेंटेशन हमने अलग अलग लिखी होगी। अगर हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, अगर हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करेंगे तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है ना। तो हम इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो हमने इसके अंदर क्यों बनाया है, इसकी वजह मैं अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जब वक्त आएगा तब। फिलहाल अभी वक्त नहीं आया। ये निकाल भी सकते हैं आप, निकाल दें अगर आपको नहीं ये पसंद तो निकाल दें, ठीक है। बट पढ़ा रहे, मेरी सजेशन है पढ़ा रहे फिलहाल। क्यों? क्योंकि आगे काम आएगा। अब देखें हमारा काम कितना इजी हो जाता है। अब एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय जो है ना, इसके अंदर हमें एज सच सिर्फ दो एट्रीब्यूट बनाने हैं, एक आपका हावर्स का और एक परमानेंट के अंदर एक बेसिक पे का और एक अलाउंस का, और दोनों किस टाइप के हैं? डबल के हैं। तो चलें जी जल्दी बना लेते हैं इसको। क्या नाम है? बेसिक डबल टाइप का वेरिएबल एक आ गया, और दूसरा है अलाउंस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे सारे के सारे एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो इनहेरिट किया ना, इसका मतलब है कि नेम शेम सब कुछ इसके अंदर आ गया है, ठीक है ना। तो अब ऐसे कंस्ट्रक्टर को हम कैसे लिखेंगे? एक तो तरीका ये है कि हम सारी की सारी चीजें इधर लिखें, ठीक है। हम जितने भी एट्रीब्यूट्स इधर एम्प्लॉय के हैं ना, वो सारे के सारे इधर लिखें, ठीक है, जैसे हमने इधर लिखा है। तो ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं, बाद में करते हैं, चले। ठीक है, कॉमा, इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट इसके अपने भी हैं, वो क्या है? डबल, बेसिक, बीए और डबल अलाउंस, ठीक है। और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर सेटर फंक्शन है, वो अभी फिलहाल मैं इंप्लीमेंट नहीं करता क्योंकि इसमें सेटर बहुत सिंपल है, ठीक है। और इसमें जो मेन फंक्शन है वो कैलकुलेट सैलरी का है। तो उस फंक्शन को देख लेते हैं कि सैलरी इसमें कैसे कैलकुलेट होगी। ये फंक्शन हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ये परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर भी है, ठीक है। ओके जी, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। बल्कि इसमें ये जो एम्प्लॉय है ना, इसके अंदर मैं सैलरी कैलकुलेट का फंक्शन फिलहाल निकाल देता हूँ, आपको एवं कंफ्यूज ना करे। ये सैलरी कैलकुलेट का फंक्शन है ना, इसमें फिलहाल निकाल देते हैं। ये फिलहाल आपको इधर जरूरत नहीं है सच, तो इधर नहीं इस्तेमाल करते, इधर इस्तेमाल करते हैं डबल कैलकुलेट सैलरी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक एक चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। आप देखिएगा कितना काम आपका इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा काम। सबसे पहले पहले यहाँ पे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है वो उसको इंप्लीमेंट करें, बाद में फिर बाकियों को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखें ऐसे। अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है इसका वो इंप्लीमेंट करने लगे हैं, ठीक है।
ठीक है, अब कैसे करेंगे, सिंपल है, जो आपने कहानी कोड उधर लिखा है वो सारा का सारा इधर लिखें। एक तरीका ये है कि ये एम्प्लॉय के अंदर जो कोड आपने लिखा था ना कंस्ट्रक्टर का, ये सारा का सारा इधर लिख दें, वो भी चल जाएगा ये, ठीक है। बट इसमें फायदा नहीं है, मैं इसका एक सिंपल तरीका आपको समझाता हूँ, ये अभी नहीं, अभी फिलहाल ऐसे ही करते हैं। और जो है इसकी बेसिक्स जो है, बेसिक पे इज इक्वल टू बी ए है, और दूसरा इसमें अलाउंस जो है वो है इक्वल टू ए एल, ठीक है। चलें जी, और इसके अंदर क्या होगा, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको पता है पहले से क्या होता है, ठीक है। और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आपकी ये वाली चीजें सारी नल हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी चीजों को बेसिक और इस अलाउंस को 0 0 करना है, ठीक है। इसको 0 कर देते हैं और इसको 0 कर देते हैं। कैलकुलेट सैलरी क्या करेगी जी, ये बहुत ही सिंपल काम है इसका, ये आपकी वैल्यू जो है रिटर्न करेगी, रिटर्न अलाउंस मल्टी प्लस बेसिक, दोनों को ऐड करके ना वो रिटर्न कर देगी, तो ये बेसिक सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी एक परमानेंट एम्प्लॉय की। अब इसमें डिस्ट्रक्टर जो है ना, आपको एम्प्लॉय का फिर से जो है ना वो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होता है। अभी आपको मैं एक मजे वाली चीज दिखाता हूँ, फिर आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। पहले मैं इसको आपको इंक्लूड करवा के दिखाऊं, ऐश इंक्लूड, ये मेन खत्म करते हैं, ये टाइम थोड़ा सा कम है ना, मैं इसलिए थोड़ा सा ये जल्दी करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है बताना, आपको अब समझ में आएगा कि यार कितना फायदा है इसका। तो नाम क्या है इसका, एम्प्लॉय, दूसरे का नाम क्या है, इंक्लूड परमानेंट। चलें जी, अब परमानेंट टाइप का हम एक वेरिएबल बनाते हैं, T1, और इसके अंदर पास करते हैं नाम सुनील, ठीक है। और जी बल्कि पहले हम इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है। परमानेंट जो है वो इसकी स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी क्या, और P1 डॉट लिखते हैं कैलकुलेट सैलरी, ठीक है। और सैलरी कैलकुलेट क्या होनी चाहिए, अभी अभी फिलहाल 0 होनी चाहिए, क्योंकि अभी दोनों में 0 पड़ा होगा, तो फिलहाल जो है जो भी कैलकुलेट होके आ रही है वो हम देखते हैं, इसको डीबग करके चलाते हैं पहले। ओहो, फंक्शन कॉल मिसिंग, ओहो, भाई तुझे अब क्या मसला है, परमानेंट ऑलरेडी हैज बॉडी, अच्छा परमानेंट के अंदर हमने बेसिक को 0 नहीं किया एक, तो दूसरा परमानेंट के अंदर हमने अलाउंस को 0 करना था। मैंने अभी यहाँ पे आप मुझसे सवाल अगर पूछेंगे सर ये जो बल्कि 2 परमानेंट अगर लग गए हैं, अच्छा 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 इस वजह से मसला दे रहा है। अच्छा आप अगर ये इस जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना, इसके अंदर आप बाकियों को नल पॉइंटर ना भी करें ना तो भी वो हो जाएंगे, कैसे होंगे अभी देखते हैं कैसे। ओके, अब सबसे पहले पहले क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी चाइल्ड क्लास होती है, मतलब जिसने ऊपर वाले को इनहेरिट किया है, परमानेंट ने एम्प्लॉय को इनहेरिट किया है, तो सबसे पहले पहले कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब देखें ये हमें ले जाएगा परमानेंट पे, परमानेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे ले गया। अब ये नहीं चलेगा, पहले पहले चलेगा एम्प्लॉय वाला, देखें ये एम्प्लॉय वाले पे पहुंच गए हम, क्योंकि एम्प्लॉय जो है ना पहले उसको बनेगा फिर परमानेंट बनेगा, क्योंकि परमानेंट जो है वो क्या है, वो चाइल्ड क्लास है एम्प्लॉय की, ठीक है ना। तो पहले ये सारा कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो ये नल पीटीआर हमें उधर लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है ना। तो ये देखिए चल गया, हमें नल पीटीआर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है।
अब आ गया इधर, अब ये चलेगा, डन। अब ये चल गया, कैलकुलेट सैलरी दिखने में आएगी, वो कितनी आएगी, वो 0 आएगी, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है सैलरी कोई हमने एंट्री नहीं की है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी जगह पे हम यहाँ पे कॉल करते लेट सपोज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब क्या होता, नेम इधर होना है और इधर आईडी होनी है और इधर क्वालिफिकेशन है, लेट सपोज बीएस है, और इसके अंदर और क्या था, सैलरी इसकी, बल्कि सैलरी चौथा पैरामीटर इसका छोड़ते हैं हम, एम्प्लॉय के अंदर चौथा पैरामीटर जो है ना उसकी तुक नहीं बनती, ये सैलरी इधर तो पड़ा रहे बेशक, ये सैलरी, बल्कि इसकी एक वजह थी जिस वजह से मैंने ये रखा था। बहरहाल फिलहाल इसको ऐसा निकाल देते हैं, चौथा पैरामीटर ये नहीं रखते, ठीक है। ये चौथा पैरामीटर हमने निकाल दिया है, तो इसमें से इधर से भी निकाल देते हैं चौथा पैरामीटर, ठीक है। सही है, सही है। इस चौथे पैरामीटर की हमें सच जरूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो इंसर्ट का बटन क्यों दबाया, परमानेंट के अंदर भी हमने क्योंकि चौथा पैरामीटर लिया होगा उसको भी खत्म कर देते हैं। अब सिर्फ इसमें बेसिक और अलाउंस को एंटर करते हैं ताकि हम अपने इसको चला सकें। बेसिक इसकी है लेट सपोज 45,000 और कॉमा ये है इसकी अलाउंस इसके इतने हैं, इसको चलाते हैं। अब ऐसे क्या हो गया, अब ऑलरेडी मेंबर नॉट फाउंड, 3 और 2 5, इसमें कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, सैलरी ज्यादा आ गई है। ओके, चलाएं इसको। अब तुझे क्या, एस अनडिक्लेयर्ड, ओके। अब अगर हम इसको देखें तो P1 के अंदर अगेन ये बेशक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ठीक है ना, बट P1 के अंदर परमानेंट को बनने के लिए पहले इसका बेस क्लास जो है ना वो चलना लाजमी है, और वो है एम्प्लॉय की क्लास। अब हम इसके कंस्ट्रक्टर पे जाते हैं, गए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ये कंस्ट्रक्टर चलेगा, नहीं चलेगा, पहले उसका, अब देखो ना यहाँ पे क्योंकि कोई एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर तो कॉल किया नहीं है पेरेंट का हमने, ठीक है ना, एम्प्लॉय क्लास का, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। ये देखें हम एम्प्लॉय के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आ गए इस तरह से, ठीक है, ये एम्प्लॉय के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम आ गए, ठीक है। फिर ये परमानेंट का चल रहा है और अब परमानेंट का सारा चल जाएगा, तब जाके ये परमानेंट पूरी क्लास बन जाएगी। अब अगेन जाहिर सी बात है जो वैल्यू हमने दी होगी वो उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लेगा। बट अब इसमें एक फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार परमानेंट के अंदर जो है ना हमें ये पूरा का पूरा लिखने की जरूरत ना पड़े, वो जो उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कौन सा वाला, एम्प्लॉय के अंदर हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था ये वाला, तो हम क्या करें, इसको करें कॉपी पेस्ट इधर से और इसको ले आए इधर, कॉलन लगा के ना, आप इधर भी लिख सकते हैं साथ भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी जैसे लिखें, ठीक है। ये क्या मैं कर रहा हूं मैं बताता हूं अभी, NIQ, बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मुझे पता है आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया है, बट 2 मिनट मुझे दीजिएगा बस। ओके, अब हमें ये सारा डीप कॉपी शीप कॉपी फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, सबसे पहले अगर मैं इस सोर्स कोड को चलाऊं फिर से, ठीक है, तो हम स्टेप इनटू करते हैं, ये इस पे परमानेंट पे आ गया। अब परमानेंट के अंदर आके ये क्या करेगा, एम्प्लॉय का जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना वो उस पे जाएगा पहले, ये देखें ये एम्प्लॉय के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने वहां पे एक्सप्लिसिटली पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है इस तरह से। हालांकि इधर जो है ना हमें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट जब कॉलिंग कर रहे हैं तो हम इधर यहाँ पे लिख देंगे। अब ये हम क्यों लिख पा रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय जो है उससे हमने परमानेंट को इनहेरिट किया है, ठीक है। तो अब जो पैरामीटर हम इधर पास करें वो ऑटोमेटिकली इधर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें फायदा क्या होगा, हमें ना तो अलग से कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ रहा है, ना तो हमें अलग से डीप कॉपी करनी पड़ रही है। अब देखें ना जितने भी चाइल्ड क्लास हैं, अब ये परमानेंट की क्लास है, कितना इजीली बन गया है, हालांकि इसमें नेम शेम सब कुछ है। हमने भाई एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है, वो जाने उसका काम, जो उसने डीप कॉपी शीप कॉपी जो भी करना है वो कर लेगा। इधर क्या होगा, इधर बेस क्लास और अलाउंस
और बेस और अलाउंस ये हम सेट कर रहे होंगे और कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब इसी तरह से अगर आप हावरली क्लास जो है उसका बनाए तो वो भी बहुत इजीली बन जाएगी, बहुत इजीली बन जाएगी। कैसे इजीली बनेगी? क्योंकि अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, हमने 2 एट्रीब्यूट लेने हैं और बाकी इस तरह से कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेना है। ठीक है, तो आप लोगों का जो क्लास पार्टिसिपेशन जो 5 है वो ये है कि आपने हावरली जो है ना उसको कंप्लीट करना है और ये बिफोर 5 करना है। ये तीनों फाइलें मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको देखिएगा कोड को। अगली क्लास में आने से पहले अगर कोई इशू हो तो पहले वो मुझसे पूछिएगा, फिर हम इसको आगे करेंगे। ठीक है, ये मैं फाइलें आपसे शेयर कर लेता हूँ अभी इधर ही, और इसको 5 बजे तक आपने सबमिट कराना है किसी भी सूरत में। 5 बजे के बाद सबमिशन किसी की भी जो है ना वो मैं नहीं करूंगा। वजह ये है कि बच्चे जो क्लास में आते नहीं है और मैं चाहता हूँ वो क्लास में आए, और क्लास में आने की वजह ये है कि वो मुझसे सवाल करें। यार क्लास वाले भी सवाल नहीं करते, बट चलें, कोशिश तो मेरी है कि वो सवाल करें मेरे से। तो ये मैं टीम्स पे इधर अपलोड कर रहा हूँ।